प्रोपेगेंडा हो गया, जो प्रेस है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है कि मतलब वो फेक न्यूज़ दे रही है या ऐसी कोई न्यूज़ जो स्टेट की इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट है या जिससे इंफॉर्मेशन लीक हो रही है या किसी भी इंसान के अगेंस्ट है जो कि उसकी जो है इज्जत में कमी का बाइस बन रही है, तो उस वक्त क्या होगा, लॉ की जो मशीनरी है वो काम करेगी और लॉ के जो अदारे हैं वो काम करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं एहतसाबी जो है लॉज बनाए गए हैं, सेंसरशिप लॉज जिसको कहते हैं, कि लोगों का एहतसाब करना, इसके लिए प्रॉपर लॉज भी मौजूद हैं और अदारे भी नैब की सूरत में जैसे देखते हैं कि अदारे भी मौजूद है। इसी तरह हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसको खासा कंट्रोल करते हैं लॉज, क्योंकि देखते हैं हम कि स्टेट की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट इश्यूज जो है क्रिएट होते रहते हैं, तो इनको जो रोकथाम के लिए जो है लॉ जो है मौसर किरदार अदा करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि एवोल्यूशनरी चेंज लाने में वैल्यूज की जो है लॉज का बहुत ज्यादा अहम किरदार है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वैल्यूज है वक्त के साथ साथ लॉ के अकॉर्डिंग जो है उनमें चेंज आता है। जहाँ लॉ चेंज हुआ है वहां पे जो एथिकल वैल्यूज हैं या मोरालिटी है वो भी चेंज हो जाती है। कहते हैं कि शुरू में जो इंसान है ना लॉ को इसको फॉलो आसानी से नहीं करता, इसको फॉलो करते हुए बहुत ज्यादा हर्डल्स पेश आती हैं, या जब अदारे इम्प्लीमेंट करवाते हैं लॉज तो लोगों के लिए उसका एहतराम जल्दी करना आसान नहीं होता। लेकिन जब वो अनविलिंगली इनको फॉलो करने लग जाते हैं तो उनकी जो पहले से मौजूद होती हैं वैल्यूज वो भी चेंज हो जाती हैं अगर लॉ चेंज हो गया है। तो और इसी तरह जो लॉ है फिर लोगों के रवैयों पे असरअंदाज होता है जो उनके वैल्यूज के बारे में होते हैं। अगर वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली जो उनका बिहेवियर होगा लॉ वैल्यू चेंज होगी तो लॉ चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो उनका बिहेवियर होगा वैल्यूज को लेकर वो भी चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर जो है एहतराम कर लिया एक दफा लॉ का तो फिर ये है कि उसके जो असरात होंगे वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होंगे वैल्यूज पे। मतलब अगर ये कहा जाए कि चोरी नहीं कर रही, पहले एक जैसे कि हम देखते हैं शराब और जुआ, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे शराब और जुआ पहले जो था उसको उसको बंदी लगाई गई थी, लेकिन अब जो है परमिशन दे दी गई है। इसी तरह बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पहले जो है पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी लगा दी गई है। तो लोगों के जो रवैया जात है अगर लॉ बन गया है तो ऑटोमेटिकली जो है अगर पाबंदी लगाई गई है तो लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। मुश्किल होगा शुरू में उनका बिहेवियर चेंज करना, उसके बारे में राय जो है चेंज करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लॉ चूक के बन चुका है तो फिर उनके रवैये पे भी असर अंदाज होगा वो लॉ, तो जो ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर जो है या उनकी उसके बारे में जो लेकर राय थी वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके फिर जब चेंज होगा तो फिर वो जो लॉन्ग टर्म्स के लिए होगा, फिर वो मुख्तसर टाइम के लिए नहीं होगा या थोड़े अरसे के लिए नहीं होगा, फिर वो लॉन्ग टर्म उस पे जो है लॉ का जो असरात होंगे वो उसके बिहेवियर पे पाए जाएंगे। इसी तरह कहते हैं कि अगर हम देखते हैं कि कलोनियल सिस्टम था, कलोनियल सिस्टम साम्राज्यी निजाम, जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बनने से पहले, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बनने से पहले हम देखते हैं कि बरसीर में भी साम्राज्यी निजाम था। साम्राज्यी निजाम होता है कि किसी और का राज होना। तो हम देखते हैं ब्रिटिश का हम पे रूल, ब्रिटिश रूल कर रहा था तो ब्रिटिश ने क्या किया कि अपने लोगों के जो मकामी लोगों को अपने लॉज उन पे इम्प्लीमेंट करके उनका जो है बिहेवियर चेंज किया। उन्होंने अपना जो कल्चर नॉर्म्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं उनको लोगों पर असर था। शुरू शुरू में लोगों के लिए अपनाना बहुत मुश्किल था, जैसे कि अभी तक हम देखते हैं कि इंग्लिश को लेकर हमारे जो हैं अभी तक उसके चल रहे हैं असरात उस सिस्टम के, कि अभी भी हम लोग समझते हैं कि जो वेस्टर्न थिंकिंग है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, वो ज्यादा बेहतर है शायद हम लोगों से। बेशक वो हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है, लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी नॉर्म जो है इस तरह इम्प्लीमेंट की हम मकामी लोगों पर, अभी तक उसके जेर असर हैं हम लोग। तो जो है इनके बिहेवियर को चेंज करने में बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले करता है जो आपकी होते हैं लॉज।
انہوں نے تو اپنے لاز امپلیمنٹ کیا تھا کہ کوئی اگر اپنے مذہب کو لائے بغیر اگر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو جن لوگوں نے اس چیز کو بینیفیشل سمجھا ان لوگوں نے فالو کیا وہ آج بہت زیادہ بہتر ہیں. اور جیسے کہ مسلم تھے تو مسلم کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ان کو لگتا تھا کہ شاید ہماری ٹریڈیشنس کے ہماری ویلیوز کے اگینسٹ ہے ایجوکیشن, تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی نسبت ہم تھوڑا ان سے ترقی میں پیچھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ کلچر ہوتا ہے, یہ لانگ ٹرم آپ پہ اثر کرتے ہیں, لیکن اس پہ زیادہ جو اہمیت اس کی ہوتی ہے وہ لا کے ذریعے ہوتی ہے کہ لا اگر آپ پہ اثر انداز ہو گیا تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی ویلیوز وہ بھی چینج ہو جائیں گی. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ نیو جو پیٹرنز جو سوشل پیٹرنز ہیں یا اکنامک ہیں یا پولیٹیکل کانسیپٹ ہیں اگر ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائیں تو اس کے لیے جو آپ کی فیوریبل سیٹنگ ہے انوائرمنٹ کی جو سیٹنگ ہے وہ ویسی ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کا جو عوام ہے ایک نیو آپ کو کنسیپٹ لانا چاہ رہے ہو یا پیٹرن لانا چاہ رہے ہو اکنامک کے حوالے سے اور وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی تو آپ اس کو امپلیمنٹ ایزیلی نہیں کر سکتے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ چائنا اور یو ایس ایس آر نے جب اپنایا تھا یہ سسٹم سوشلزم تو اس وقت ان کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا تھا, پہلے انہوں نے ایک پراپر طریقے سے ایک جو اچھے انداز میں پہلے پروگرام بنایا تھا لوگوں کی برین واشنگ کا. پہلے انہوں نے لوگوں کا مائنڈ ایسا بنایا کہ وہ اس سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کر سکیں, وہ سوشلزم کو ایکسیپٹ کر سکیں. کیونکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے کیپٹلزم پایا جاتا تھا. کیپٹلزم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے پھر اس سے جو پروفٹ ملتا ہے وہ اس کا ہی ہوتا ہے. جبکہ سوشلزم میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے جو آپ کے وسائل ہوتے ہیں ان کو اور پھر ایکولی لوگوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے. اور یہ جو نظام ہے سوشلزم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ایکویلٹی پر بیس کرتا ہے, جبکہ کیپٹلزم میں یہ ہے کہ جتنا جس کا سرمایہ ہے اس کا وہی پروفٹ بھی اس کا ہی ہوگا, اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی اسٹیٹ کی, ہوتی بھی ہے تو صرف ٹیکسز لگانے کی حد تک ہوتی ہے. اس سے زیادہ وہ آزادانہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نظام ہوتا ہے کیپٹلزم. جبکہ سوشلزم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورا اوور آل جو کنٹرول ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے, اسٹیٹ جس طرح مرضی چاہے اس کو ڈیوائڈ کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سیٹ کو چینج کرنے میں کیپٹلزم سے سوشلزم کو لانے میں پہلے کیا کیا گیا, لوگوں کی ویلیوز چینج کی گئی, پھر سسٹم لایا گیا. پہلے ان کا برین واش کیا گیا, پھر ان کو ریولیوشن ان کے اندر ان کو جو اپنا چینج لانا چاہ رہے تھے یا اس چینج کے متعلق جو انہوں نے گول سیٹ کیے تھے کہ ایکویلٹی آ جائے, لوگوں تمام جو لوگ ہیں وہ خوشحال لائف جو ایکسپینڈ کر سکیں. تو اس لیے اس کو جو لائف دینا چاہ رہے تھے اس کے لیے پہلے کیا کیا گیا, پہلے لوگوں کی برین واشنگ کی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ پوری سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو نئی روایات بنانے جا رہے ہیں یا ویلیوز اپنانے جا رہے ہیں یا پیٹرنز اپنانے جا رہے ہیں تو وہ ان کو گول کو اچیو کرنے میں جو گول انہیں اس پیٹرن کو لے کر سیٹ کیا ہے اس کو اچیو کرنے میں اس کی پوری مدد کرتا ہے پولیٹیکل سسٹم. اس کے بعد جی ہے اسلامک پولیٹی ایز اے ماڈل. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ اسلامک پولیٹیکل جو سسٹم ہے یا جو نظام سیاست ہے, اسلامی نظام سیاست ہے وہ پورا جو ہے رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے کہ لوگوں کا جو ہے ایکولی لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے, وہ چاہے سوشلی ہو, اکنامکلی ہو یا کلچرلی ہو. اس کی نیچر ہی ایسی ہے سسٹم کی جو ہے اسلامک سسٹم کہ وہ تمام چیزوں کو ایکولی جو ہے ٹریٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد
उसके बाद कहते हैं कि जो इस्लामिक कल्चर ने या जो इस्लाम ने जो मियारात कायम किए हैं, वो उसके मुताबिक फिर कुछ गोल्स भी सेट किए हैं। मियार अगर बना दिए हैं तो इस्लामिक स्टेट ऐसा चाहती है, अगर इंसाफ का कहती है, इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी को जो है स्टेबल देखना चाहती है, तमाम लोगों को जो है इक्वल राइट्स देना चाहती है। तो उसके लिए जो है रूलर के पास तमाम इख्तियारात हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सोसाइटी में पाई जाने अच्छाइयों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। इसी तरह आगे वो कहते हैं कि जो इस्लामिक लीगल जो सिस्टम है और इकोनॉमिक या सोशल सिस्टम है, तो उसमें जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में वो पूरा जो है वो अपने सिस्टम पर बेस करता है, मतलब इकोनॉमिक्स है या सोशल सिस्टम है या जो कल्चर है वो पूरा का पूरा किस पे बेस करता है, कल्चर पे। अब और कल्चर ही जो है वो ही आप जो एथिकल वैल्यूज हैं और मोरल प्रिंसिपल है उनको इम्प्लीमेंट करता है कल्चर। और इसी तरह वो कहते हैं कि इस्लाम ने जो है इन प्रिंसिपल को में इतनी रखी है, उसको कहते हैं क्या कि लचक रखी हुई है कि आप इजीली जो है किसी भी इंसान के जो थिंकिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं और उसकी जो किरदार है उसको पॉजिटिव लाइंस पर ला सकते हैं, मतलब उसकी किरदार साजी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये सारा सिस्टम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये कल्चर पे डिपेंड करता है। मतलब कल्चर के ज़रिए ही हम इन्फोर्समेंट करवाते हैं वैल्यूज़ की और वैल्यूज़ के ज़रिए ही कल्चर बनता है। तो वो कहते हैं इस्लाम ने पूरा अपने प्रिंसिपल्स में इतनी लचक रखी हुई है कि ईज़िली किसी भी इंसान की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं और उसके कैरेक्टर को पॉजिटिव बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है, जो इस्लामिक कल्चर है। आगे है जी डिफरेंसेस। अब लॉ में और मोरालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कैसे इख्तलाफ है आपस में, ये एक दूसरे पे डिपेंड बेशक करते हैं लेकिन इनके जो दरमियान है डिफरेंस भी पाया जाता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। अब वो कहते हैं कि जो लॉ है और मोरालिटी है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंस है इन दोनों के दरमियान। लेकिन इनके जो अगर देखा जाए मॉडल्स को, मोड ऑफ एक्शंस को देखा जाए कि किन किन एक्शंस पर बेस करते हैं या उनके मकासद क्या है, पर्पसेस क्या है, उस लिहाज से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, उसमें बताया गया कि मोरालिटी। वो कहते हैं कि मोरालिटी जो है ये बेसिकली आपकी इनर सेल्फ से, आपकी इनर फीलिंग्स से डील करती है। मोरालिटी किसका नाम है? आपकी इनर फीलिंग्स का। जो आपके अंदर फीलिंग्स पाई जाती हैं हम उसको मोरालिटी का नाम देते हैं और यही फीलिंग्स इंसान को एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती है, यानी कि एक्शन करने के लिए उभारती हैं। मतलब बाज दफा आपके अंदर अच्छाई पाई जा रही होती है और बाज दफा बुराई पाई जा रही होती है। तो अब जब अच्छाई जो होगी वो आपको अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करेगी, आपको अच्छे काम करने के लिए उकसाएगी। और इसी तरह अगर बुरी फीलिंग्स पाई जा रही हैं आप में तो वो आपको बुरा काम करने के लिए जो है मोटिवेट करेंगी। वो कहते हैं इसी तरह हम देखें तो जो मोरालिटी है इसका जो दायरा कार है वो वसी है। ये जो इंसान के तमाम एक्शंस हैं इनको जो है डील करती है, वो चाहे उसके डीड्स हैं, मतलब डीड्स कहते हैं कामों को, या वो जो काम सर अंजाम दे रहा है उनको, थिंकिंग के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है। फीलिंग्स बेसिकली आपकी होती ही थिंकिंग है, ये आपकी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होती है। पहले आप सोचते हैं उसके बाद आपकी फीलिंग्स बन जाती हैं परमानेंट, और वो फीलिंग्स जो क्या होती हैं वो फिर आपके एक्शन के लिए आपको मोटिवेट करती हैं कि आपने क्या काम करना है। आपके वैल्यूज के साथ ताल्लुक रखती हैं और इसी तरह आपके ज़मीर के साथ ताल्लुक रखती हैं। मतलब ये जितने भी ह्यूमन थिंकिंग से मुतल्लिक है, कामों के मुतल्लिक है, वो मोरालिटी इन तमाम चीज़ों के साथ ताल्लुक रखती है। पहले आपकी फीलिंग्स होंगी, थिंकिंग होगी, उसके बाद आपके एक्शन बनेंगे। इस तरह वो कहते हैं कि जो लॉज़ हैं, हम देखा जाए तो ये मौजूदा एक्चुअली सूरत मैम, हाल। मैम आपके ग्रुप में वेट कर रहा है, उसे भी ऐड करिएगा। आसिफ को जी मैम। जी। उसके बाद वो कहते हैं कि जो लॉज बनाए जाते हैं ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाए जाते हैं, मतलब
जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए लॉज बनाए जाते हैं, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बनाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मौजूदा अब देखते सूरत हाल को देखते हैं तो कोरोना वायरस को लेकर कुछ लॉज बनाए जाएँगे कि ये होंगे जो आरजी लॉ जो होंगे वो उस वक़्त की ज़रूरियात को फुलफ़िल करेंगे, ना कि ये जो है पहले से गुज़र गई हैं या आगे मज़ीद उसके लिए। हो सकता है वो अब मज़ीद जो है उसके आने वाले वक़्त के लिए भी इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन वो मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए लॉज़ बनाए जाते हैं। जबकि जो मॉरल अ, वैल्यूज़ हैं या कैनन्स हैं, कैनन्स कहते हैं असूलों को, ये जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ये बाज़ दफ़ा चले आ रहे हैं, मतलब एक कोई अच्छी खूबी किसी इंसान के अंदर पाई गई है, वो उसने एक्ट की है, मतलब उसपे उसने अपना जो है ज़हार कर दिया है अपने अमल के ज़रिए, तो वो जो फिर लॉन्ग टर्म्स जो है अपनाई जाएगी, फिर वो अगर उसको सोसाइटी जो है एप्रिशिएट कर देती है, तो फिर वो क्या है, वो परमानेंट वैल्यू बन जाती है। एक इंसान की जो खूबी है या अच्छी फीलिंग्स जो है, जिस पे वो अच्छा जो है अमल कर दे या अपने अच्छा तासुर दे दे और सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो फिर क्या होती है वो परमानेंट जो है असूल के तौर पर या वैल्यू के तौर पर अपनाई ली जाती है। जबकि लॉज़ क्या होते हैं ये कंटेम्परेरी नीड्स को पूरा करने के लिए होते हैं, मौजूदा सूरत-ए-हाल के लिए बनाए जाते हैं, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे बताया गया है कि जो लॉज़ होते हैं ये सेकंड पॉइंट पढ़ा रही हूँ। कि जो लॉज़ होते हैं ये इनमें वज़ाहत होती है, ये कम्प्रिहेंसिव होते हैं, हर चीज़ को कवर करते हैं और इनको स्पेसिफिक जो है इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं और फिर इसकी तशरीह भी करते हैं। मतलब देखते हैं कि ये लॉ जो है ये हमारी सोसाइटी के रवायात के मुताबिक है या नहीं है या इस लॉ से हमें बेनिफिशियल है ये हमारे लिए या नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई लॉ बनाएगा तो इंटरप्रेट करना होता है कि उसको देखना कि आया वो इस्लाम के मुताबिक या हदीस और कुरान के साथ मुताबिकत रखता है या नहीं। अगर वो नहीं रखता होगा तो वो खत्म हो जाएगा, लॉ जो बनाया जाएगा। तो इसको कहते हैं इंटरप्रेट करना, लॉ को, उसकी तशरीह करना। तो वो कहते हैं कि लॉज़ जो होते हैं ये इनमें वज़ाहत होती है, वाज़िया होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं। हर बंदे को पता होता है कि ये फलाँ चीज़ के मामले में ये लॉ मौजूद है। तो उसको बनाने के लिए कुछ अदारे भी मौजूद हैं और इसी तरह उसकी तशरीह करने के लिए भी कुछ अदारे मौजूद हैं। जैसे कि अगर लॉ पहले हमारे यहाँ मुकन्ना जो है वो लॉ बनाती है, फिर जो है एग्ज़ेक्टिव उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, एग्ज़ीक्यूट करती है मतलब उसको अप्लाई करती है सोसाइटी पे और इसी तरह जो हम देखते हैं हमारी जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करती है, वो तशरीह करती है कि आया जो हमारा लॉ है वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, हमारे कुरान सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। वो कहते हैं इसी तरह हम देखें तो जो है वैल्यूज़ हैं, उसके जो असूल हैं उनमें जो है वज़ाहत नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती। मतलब हम किसी इनर फीलिंग्स को नहीं जान सकते कि वो क्या है और कैसी हैं और ना ही हम देख सकते हैं कि एक जगह जो मोरालिटी होगी वो और तरह की होगी, दूसरी जगह जो है वो बिल्कुल और तरह की होगी। इसी तरह जो फैक्टर्स हैं जियोग्राफिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक है, कल्चर है, वो भी उस पर असरअंदाज होगा। तो लाज़मी नहीं कि एक सोसाइटी जो है एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रही है, तो दूसरी भी उसको करे। अब कह सकते हैं हम जैसे कि अगर उकाड़ा में एक असूल अपनाया गया है, तो लाज़मी नहीं कि लिपालपुर के लोग भी उसको फ़ॉलो करेंगे। तो ये नहीं, लेकिन लॉ जो अगर एक स्टेट ने बना दिया है, उसको फ़ॉलो करना, उसका वाज़िया मौजूद होना, ये लाज़मी है। लॉ का ये मतलब अहम जो है हम कह सकते हैं करैक्टर है कि वो वज़ाहत उसमें होती है और हर तरह एक जगह जो लॉ होगा वो हर तरह एक जैसा ही इम्प्लीमेंट होगा, जबकि वैल्यूज़ के साथ ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि लॉ को अगर कोई वायलेट कर रहा है अगर उसका इंतशार फैला रहा है या उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको उसके वक़्त क्या होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। उसके लिए कुछ सज़ा होंगी, उसके लिए एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर होगा सज़ा का और उस सज़ा के लिए अथॉरिटी भी मौजूद होगी। अगर कोई लॉ को तोड़ रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि वैल्यूज़ में ऐसा नहीं है। वैल्यूज़ में कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। वैल्यूज़ में कोई लॉ मौजूद नहीं होता और ना ही कोई सज़ा जज़ा होती है। हाँ, ये होता है कि उसको जो है पब्लिक कंडेमन कर सकती है। हाँ, ये है कि उस पे अफ़सोस कर सकती है या जो है उसको जो है सराहेगी नहीं, अगर कोई वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन उस पे कोई सज़ा नहीं इम्प्लीमेंट की जाती।
वैल्यूज के तोड़ने पे या उसको फॉलो ना करने पे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4। अब इसमें कहते हैं कि एक और जो इन दोनों के दरमियान फर्क है वो ये है कि जो कहते हैं कि अगर कोई देखा जाए कि ऐसा कोई वैल्यू है जो या अमूमन कोई ऐसा एक्शन है जो कि वैल्यूज की या मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसी तरह जो है वो लॉ की नजर में बुरा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसको हम कंडेमन कर लें, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हम उसको इलीगल नहीं कहेंगे। हाँ, एक एक चीज वैल्यू में तो अच्छी हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं कि वो लॉ की नजर में भी अच्छी हो। इसी तरह अगर एक चीज वैल्यूज में बुरी है तो लाजमी नहीं कि लॉ नजर की उसकी जो है लॉ की नजर में भी वो बुरी होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि ये कोर्ट मैरिजेस, अगर मोरली हम देखें मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोर्ट मैरिज को हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता है। मतलब हम मोरली इसको अच्छा नहीं समझते क्योंकि हमारी रवायात की हमारी असूलों के ये खिलाफ है। हालांकि इस्लाम ने इसका प्रॉपर जो है राइट दिया हुआ है अपनी पसंद की शादी का, लेकिन कोर्ट मैरिज जो है इसको हम कंडेमन करते हैं, हम इसको पसंद नहीं करते, लेकिन ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। मतलब कानून इसकी फेवर करता है कि आप अगर करना चाहें तो आपको राइट है कि आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से शादी। इसी तरह वो कहते हैं कि झूठ बोलना, कि अगर झूठ बोलना है हम कह सकते हैं कि ये हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है, लेकिन लॉ में ऐसा उसको बुरा नहीं समझा जाता। लॉ में सिर्फ उस सूरत में बुरा समझा जाएगा जब वो वायलेट करेगा, उसकी वजह से कोई इंतशार फैलेगा, उसके अलावा नहीं समझा जाता लॉ को। और हम देखते हैं कि जैसे लॉयर्स हैं, तो बेसिकली लॉयर्स का तो जो कारोबार है या काम चलता ही झूठ पे है, तो इलीगल तो वैसे भी नहीं हो सकता जो झूठ है। अब एक बंदे ने अपने क्लाइंट को बचाना है तो डेफिनेटली उसको डिफेंड करने के लिए झूठ भी बोलेगा। हम इसको इलीगल तो नहीं कह सकते। कानून इजाजत देता है झूठ बोलने की तो झूठ बोला जाता है। इस पे ना तो जो लॉयर है उसको कोई पनिशमेंट होती है और ना ही जो सोसाइटी है वो उसको लॉ को उसको सजा दे सकता है, ना ही सोसाइटी दे सकती है लॉयर को। उसने अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है झूठ के जरिए ही। अब पार्टीज दो होती है, उसमें कोई एक ही सच्चा होगा, दूसरा तो झूठा होगा, लेकिन इसको कानून की नजर में बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन मोरली इसको बहुत ज्यादा कंडेमन किया जाता है, इसे बुरा समझा जाता है। इसी तरह बैक बाइटिंग को कह रहे हैं कि बैक बाइटिंग होता है चुगलियां करना, किसी के पीछे उसकी बुराइयां करना। तो मोरली इस चीज को हम इलीगल कह सकते हैं, लेकिन मोरली इसको अनएथिकल कह सकते हैं, मतलब ये हमारे असूलों के मुताबिक नहीं है, लेकिन इलीगल तो नहीं है। आप आराम से जितनी मर्जी किसी की मत बुराइयां करो, आपको कोई रोकेगा नहीं, कानून नहीं रोक सकता आपको। इसी तरह वो कहते हैं कि कुछ इलीगल जो होते हैं हमारे एक्ट्स या एक्शंस जो होते हैं, अ, उनको जो है लाजमी नहीं कि मोरालिटी भी बुरा समझे। मतलब अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे हैं और आपको एकदम से कोई इमरजेंसी घर जाना पड़े, तो आप क्या करेंगे? सिग्नल्स को तोड़ेंगे। अब आपने क्या करना है, आप जो मोरली हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके घर जाएं, आप जल्दी से किसी की मदद कर सकें या किसी की भी मदद करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए दे सकते हैं मोरली जो है डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे इसलिए जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए मैंने तोड़ दिया सिग्नल्स को और मैं घर आ गया अपने। तो जो है, लेकिन ये काम क्या होगा? ये इलीगल होगा। तो वो कहते हैं कि लाजमी नहीं जो इलीगल एक्शंस हैं वो मोरालिटी की नजर में भी बुरे हैं। जिस तरह मोरालिटी वो जो कि बहुत इमोरल जो एक्शंस होंगे वो लॉ की नजर में बुरे नहीं होंगे, इसी तरह कुछ इलीगल जो वर्क हों काम कर रहे होंगे या एक्शन कर रहे होंगे वो जो है मोरालिटी की नजर में भी बुरे नहीं होंगे। और इसी तरह वो कहते हैं कि हम ये इस फैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कुछ इलीगल जो काम हम कर रहे होते हैं उनको जो है इमोरल भी समझा जाता है। अब यहाँ पे वो जहाँ पे इख्तलाफ बता रहे हैं दोनों के दरमियान कि लाजमी नहीं है कि अगर मॉरल वैल्यूज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इलीगल वर्क को तो वो इलीगल भी होगा, या इस तरह अगर इमोरल वैल्यूज हैं तो वो कानून की नजर में भी बुरी होंगी। तो वो कहते हैं कि ये हम फैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कुछ इलीगल काम जो है या एक्शंस जो हैं
وہ جو ہے उनको भी बुरा समझा जाएगा, उनको अच्छा समझा जा सकता है मराठी में। कुछ चीजें जो इलीगल हैं तो वो इमोरल भी हैं, वो ये गैर इखलाकी भी हैं अगर वो गैर कानूनी है तो। अगर जैसे कि हमारे यहाँ शराब पीना, हमारे यहाँ शराब पीना इलीगल है, आप खुलेआम शराब नहीं पी सकते, हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसी तरह हम उसको मोरली भी उसको पसंद नहीं करते, वो हमारे यहाँ इमोरल है, गैर इखलाकी हरकत है शराब पीना या जुआ खेलना, ये सब कुछ। तो वो कहते हैं कि यहाँ इख्तलाफ है, वहाँ मुताबिकत भी चीजों में हो सकती है दोनों के दरमियान। जी क्लास, आज के लिए इतना ही। कोई सवाल करना चाहें, कुछ यहाँ से समझ नहीं आई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आप लोगों को? असद अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आई आवाज। आप लोग बोल नहीं रहे हैं। वो हमने कहा खामोशी से सुनना लेक्चर, इसलिए तो बोल नहीं रहा। जी कोई सवाल करना चाहें? नहीं, बिल्कुल समझ आ गई सारी, अच्छा पढ़ाया। कुछ पूछना चाहें? नहीं, कुछ नहीं। उसामा अहमद डोगर बेटा। यस मैम। कैसे बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास की समझ आ गई आपको? यस मैम, जितने सुना उतने की आ गया इसमें। हाँ, आप तो पहले भी आपने मेरी क्लास नहीं ली कोई भी मेरे ख्याल से। मैम मैं पूरे इस लेक्चर में 15 मिनट वेट करता रहा हूँ, अलाउ ही नहीं करते। और भी 2-3 लड़कियां, वो भी अलाउ ही नहीं किया, वो वैसे ही लीव कर गई। वो एक्चुअली मैं ही कर रही थी पहले, वैसे वो मौजूद होते हैं तो आज मैं कर रही थी होस्ट, तो इसलिए थोड़ा हो गया। फिर आइंदा मैं मैम साथ आप ख्याल आया रखूंगी। देता रहा हूँ लेक्चर, पहले भी लिए। गर्ल्स, आप में से किसी को समझ नहीं आई? स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो पूछ ले, अब ईद के बाद क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह। हम कल क्लास नहीं होनी कोई? जी हम कल को कोई क्लास नहीं होनी? नहीं बेटा, कल से छुट्टियां हो गई हैं, परसों से फ्राइडे से छुट्टी है आप लोगों की। अच्छा जी। ओके स्टूडेंट्स, क्लास का टाइमिंग एंड हो रही है। अगर आप लोगों को बस बात कर रही है, कुछ पूछना है तो मैं दोबारा लिंक भेज के आप लोगों से बात कर सकती हूँ। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अभी वैसे कुछ टाइम है, किसी ने कोई बात करनी है, कुछ पूछना है? मैम टाइम पूरा हो गए, 11:40 हो गए। 8 मिनट लेट क्लास शुरू हो गई थी ना, इस वजह जी से जी 8 मिनट। मैम वो मतलब कि मैं भी करता रहा हूँ कि ऐड नहीं हो रहा था, मैं 20 मिनट से कर रहा था, ऐड ही नहीं कर रहे थे आप। आकिब? यस मैम। आकिब एक्चुअली मैं आपकी आवाज नहीं सुनना चाह रही थी इसलिए। क्यों मैम? वैसे कह रही हूँ मैं तो, मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया उस तरफ, पढ़ाने में इतनी मगन थी। मैम मैंने फिर सिफत को मैसेज किया, मैंने कहा मैम इस दिन रात है, मुझे ना कॉल भी नहीं ले, वीडियो कॉल भी नहीं ले रही मैम, लेक्चर में नहीं ले रही। नहीं नहीं, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया, वरना तो मैं आपको ऐड कर लेती इसलिए। अभी भी मैम देख पहला लेक्चर मिस हो गया था, वो मैं पबजी में मसरूफ था, मैं सेकंड लेक्चर तो ना मिस करे ना। जी
मैम कल आपका लेक्चर नहीं है? नहीं, कल मेरा सेकंड पार्ट में है, सेकंड ईयर का। मुकेत बेटा आप आ जाएं क्लास में। मैम मैंने आपने दिए, मुझे लग रहा है 2 लेक्चर, मैं पहले भी लेता रहा हूँ लेक्चर। देते रहे हैं, पिछली क्लास में आप नहीं थे। पिछली में नहीं थे, बाकी मैंने लिए हैं सर। और सुनाए मैम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बेटा कैसे हैं? ठीक है मैम। अब ईद के बाद होगा लेक्चर? जी इंशाल्लाह। ईद पे क्या कर रहे हैं? ईद पे क्या करना है, घर बैठ के एंजॉय करना है ईद को बस। मैम नहीं, एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक कुर्बानी आप किसकी सबको भी, करनी? एडवांस ईद मुबारक। मैम कुर्बानी किसकी करनी? बेटा आप ही केड़ी करेंगे। कुर्बानी भाई? नहीं, इसमें ही कर दे, अगली पे तो शायद छुट्टियां होगी, रही होगी। अगली पे तो नहीं होगी। मैम आपका रोजा है? जी हाँ रोजा। ओके क्लास, एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम, आपको भी ईद मुबारक। बाय बाय।